Dear student of Psychology Honors Part 3, आज मैं आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करूंगा और उस चैप्टर का नाम है एकरसता और औचकता। आप एकरसता कहें या औचकता कहें, दोनों का अर्थ एक ही होता है, जिसका अंग्रेजी नाम होता है मोनोटोनी। आज इस नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। थकान हम लोग पढ़ चुके हैं और थकान के बाद आता है एकरसता। तो औद्योगिक मनोविज्ञान के में थकान और एकरसता दो ऐसे शब्द हैं, दो ऐसी घटनाएं हैं जो अपनी अभिव्यक्ति में एक दूसरे के अत्यधिक मिलती जुलती हैं। एक दूसरे से दोनों का जो स्वरूप है वह काफ़ी मिलता जुलता स्वरूप होता है, क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि एकरसता में रुचि का अभाव होता है, इंटरेस्ट का अभाव होता है, इंटरेस्ट का ह्रास होता है, जबकि थकान में इंटरेस्ट का नहीं बल्कि मांसपेशियों में थकान होती है और उसको मतलब कह सकते हैं कि उसका माने दैहिक ह्रास होता है, जिसके कारण उत्पादन में भी ह्रास देखने को मिलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि थकान और एकरसता ये दो ऐसे शब्द हैं औद्योगिक मनोविज्ञान में जिनके नेचर में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। वैसे थकान में जहाँ दैहिक और उत्पादन संबंधी ह्रास होता है, वहीं पे एकरसता में भाव पक्ष का या भाव जो व्यक्ति का भाव पक्ष है उसमें ह्रास देखने को मिलता है। जैसे कि एकरसता में अप्रिय भाव जो होते हैं व्यक्ति के अंतर्गत, काम के प्रति अप्रिय भाव वह ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे आत्मनिष्ठता की दृष्टि से एकरसता की स्थिति में व्यक्ति की अभिव्यक्ति में नीरसता आ जाती है, उथल पुथल उसके व्यक्तित्व में होने लगता है, वह उसमें तनाव की वृद्धि हो जाती है, बार बार उसमें बेचैनी का अनुभव होता है, बार बार अपने स्थान परिवर्तन करता है, जिस स्थान पर परिवर्तन बैठा हुआ है काम कर रहा है उस स्थान में परिवर्तन करने लगता है। वह उसका जो व्यवहार होता है वह कभी कभी तो मौखिक रूप से भी वह अपना असंतोष जाहिर करता है। उसको लगता है कि वह काम जो है उससे वह संतुष्ट नहीं है, जिससे कि वह काम करना नहीं चाहता है। वह जम्हाई लेना या लंबी लंबी सांसें भरना, ये सब जो है वे एकरसता के निशानी हैं, ये सब जो है वो औचकता की निशानी है। जबकि थकान में इस तरह की बातें देखने को नहीं मिलती हैं। थकान और औचकता में यही अंतर है कि उसमें थकान में व्यक्ति की मांसपेशियां थक जाती हैं, व्यक्ति में जो दैहिक ह्रास होता है उनका दैहिक शक्ति का ह्रास होता है, लेकिन एकरसता में दैहिक शक्ति बरकरार रहती है, दैहिक शक्ति में किसी तरह का कोई ह्रास नहीं होता है, और ह्रास होता है तो उसके भाव पक्ष में होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि थकान की तरह ही एकरसता भी एक ऐसी घटना है, आप कहेंगे कि उद्योग धंधा की एक ऐसी घटना है जिससे कि उद्योग प्रभावित होता है, जिससे कि उत्पादन प्रभावित होता है। उत्पादन के साथ ही साथ कर्मचारी की जो काम करने की रुचि होती है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इस तरह ये एकरसता के कुछ कारण भी होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी कारण का एकरसता होता होगा। उद्योग धंधा में काम करने वाले जो कार्यकर्ता होते हैं, तो उनमें जब एकरसता होती है तो उसके कुछ औद्योगिक कारण भी होंगे, और उन औद्योगिक कारण में जैसे कि एकरसता के कारण को प्रायः कार्य के स्वरूप में ही ढूंढा जाता है। एकरसता के कारण को हम कार्य के स्वरूप में ही ढूंढते हैं, किंतु अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो चुका है
कि एक रास्ता मात्र कार्य के स्वरूप की परिभाषा का परिणाम नहीं है, बल्कि एक रास्ता के प्रति कर्मचारी की उन्मुखता भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ कर्मचारी होते हैं जो कि किसी कार्य के प्रति उनमें एक रास्ता के भाव जल्द उत्पन्न होते हैं और उसी कार्य को करने में दूसरे कर्मचारियों को कोई खास परेशानी नहीं होती है। वह कोई खास उनमें एक रास्ता के या मोनोटोनी के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। तो एक ही कार्य को सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से रुचिकर नहीं बनाया जा सकता है। कोई ऐसा काम हो जो कि बहुत सारे कर्मचारी उस पर काम कर रहे हों और वैसी स्थिति में यह संभव नहीं है कि उस एक काम को सभी लोग के लिए हम रुचिकर बना सकें। वैसी स्थिति में देखने में आता है कि कुछ कर्मचारी हैं जो उस कार्य को करने में अरोचकता की अनुभूति करने लगते हैं, जल्द ही अरोचकता की अनुभूति करने लगते हैं, जबकि दूसरे कर्मचारी उस कार्य को करने में अरोचकता की अनुभूति नहीं करते हैं। तो इसके कारणों में जो इसका पहला कारण है, अरोचकता का जो पहला कारण है वह है कार्य का स्वरूप, कि कार्य के स्वरूप जैसे होंगे, जिस तरह का कार्य का स्वरूप होगा, कार्यकर्ता में एक रास्ता की अनुभूति उसी तरह से होती है। जैसे एक रास्ता प्रायः सरल और दोहराए जाने वाले कार्यों में अधिक होता है। समझ रहे हैं? मेरे कहने का अभिप्राय है कि एक रास्ता का कारण जो है वह कार्य के स्वरूप पर निर्भर करता है, और वह कार्य का स्वरूप यदि सरल हो, वह कार्य पुनरावृत्त्यात्मक हो, रिपीटेटिव वर्क हो, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति की जाती हो, वैसे कार्य में, उस तरह के कार्य की प्रकृति में अरोचकता की अनुभूति कार्यकर्ताओं में जल्दी होती है। कार्यकर्ता जल्दी अरोचकता की अनुभूति करता है। ऐसे कार्य जो आवश्यकता से अधिक आसान हो, ऐसे कार्य जो आवश्यकता से अधिक आसान हो तथा जिसके प्रारंभ से अंत तक एक ही तरह के कार्य को दोहराना पड़ता हो, उस कार्य को करने में कर्मचारी को अरोचकता की अनुभूति ज़्यादा होती है। निसंदेह एक रास्ता वैसे ही कार्यों में उत्पन्न होते हैं जिस कार्य की पुनरावृत्ति बार बार करनी हो, जो रिपीटेटिव वर्क हो, या जो कार्य बहुत ही सरल हो। क्योंकि बहुत सरल काम को करने के लिए भी व्यक्ति में या व्यक्ति की जो एक वृत्ति होती है, व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है, वह चाहता है कि कुछ नई नई चुनौतियां उसके सामने आएँ। काम के दरमियान जब कोई नई चुनौती उसके सामने आती है तो उस चुनौती को वह स्वीकार करता है और नए कार्य को वह संपादित करता है। लेकिन यदि काम बहुत सरल हो, चुनौती नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो उसके सामने, तो उस कार्य को करने में उसे अरोचकता लगती है। उसी तरह से एक ही कार्य को यदि 8 घंटा या 6 घंटा या 10 घंटा जो भी कार्यावधि है, उस कार्यावधि में सिर्फ एक ही तरह का कार्य करना है कि आपको रुमाल के फैक्ट्री में रुमाल जहाँ बनता है वहाँ आपको सिर्फ रुमाल फोल्ड करना है, यही कार्य दिया गया है, तो वैसी स्थिति में कार्य में या जो कार्य करता है उसमें अरोचकता की अनुभूति जल्दी होती है। तो उसी तरह से एक ग्रे महोदय ने कुछ अध्ययन किया और उस अध्ययन में उन्होंने देखा कि जो रिपीटेटिव वर्क होते हैं और उसमें आवश्यकता से अधिक समानता तथा कम से कम क्रियाशीलता प्रकट होती है। जो भी कार्य बार बार करने वाले होते हैं, जिस कार्य को बार बार व्यक्ति करता है, एक ही कार्य को दिन भर करता है, उसमें उसकी जो क्रियाशीलता होती है कार्यकर्ता की, वह कम हो जाती है। क्योंकि यदि कार्य बदलता रहे, यदि कार्य बदल के कार्यकर्ता से कराया जाए तो उसमें उसकी क्रियाशीलता बनी रहती है। लेकिन ज्यों ही एक ही कार्य को जब बार बार कराया जाता है तो व्यक्ति की कार्यशीलता जो होती है वह कम हो जाती है, और परिणाम यह होता है कि इससे व्यक्ति में
समग्र व्यक्तित्व का आंशिक भाव ही क्रियाशील हो पाता है। व्यक्ति का जो होल व्यक्ति की जो विशेषता है, उसकी क्रियाशीलता की जो मात्रा है, उसका जो लेवल है, उस पूरे लेवल तक वह काम नहीं कर पाता है। क्योंकि एक समान काम, एक साधारण सा काम करना है उसको, और रिपीटेटिव वर्क करना है, एक ही काम को करना है। इसलिए उसके सिर्फ एक पक्षीय विशेषता, एक पक्षीय गुण ही दृष्टिगोचर होते हैं। उसको अपना एक ही पक्ष दिखाने का मौका मिलता है। उसके बाकी जो पक्ष हैं, बाकी जो उसकी विशेषताएं हैं, वे अछूते रह जाते हैं। वे विशेषताएं उसकी क्रियाशील नहीं हो पाती हैं। तो वैसी स्थिति में कार्यकर्ता की पूर्ण जो संलग्नता होती है, जो टोटल इन्वॉल्वमेंट होता है कार्यकर्ता का, वह अपने आप को अनुभव नहीं करता है। कार्यकर्ता कभी भी यह अनुभव नहीं करता है कि उसके पूरे क्षमता का उपयोग किया गया, उसकी पूरी संलग्नता उस काम के प्रति हुई। उसी तरह से यदि कोई सिंपल काम रहता है, या आप कहें कि कोई चुनौतीहीन काम रहता है जिसमें कोई चैलेंज नहीं हो, उस कार्य को करने में भी व्यक्ति को, कार्यकर्ता को अरोचकता की अनुभूति ज़्यादा होती है। क्योंकि यह ह्यूमन नेचर होता है कि हम चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा अभिरुचि लेते हैं। यदि कोई नई काम हमको दी जाती है और वह हमारे लिए जब एक चुनौती बन जाता है, तो उस नए काम को करने के लिए हम अपना संपूर्ण लगा देते हैं। हम अपना टोटल इन्वॉल्वमेंट जिसको बोला जाता है, वह उसमें लगाते हैं, कार्यकर्ता उसमें लगाता है। लेकिन यदि चुनौतीहीन काम हो, एक सामान्य काम हो, तो ऐसी स्थिति में वह काम तो करता है, लेकिन उसका जो मन होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, उसकी जो चित्त प्रकृति होती है, उसका जो टेम्परामेंट होता है, वह काम के प्रति नहीं, काम वह करता रहता है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। उसका मन कहीं और होता है, क्योंकि वह इतना सरल काम है, उसको करने के लिए पूरी बुद्धि या पूरा अपना व्यक्तित्व लगाने की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो वह काम भी करता रहता है, लेकिन उसका मन उस काम में नहीं बल्कि कहीं और रहता है, जिससे कि उसको अरोचकता की अनुभूति ज़्यादा होती है, जल्द होती है। ठीक है, तो ये हुआ कार्य का स्वरूप। यदि कार्य जैसा होगा, काम का स्वरूप यदि जैसा होगा, उसका नेचर जैसा होगा, कार्यकर्ता में अरोचकता या मोनोटोनी की अनुभूति उसी के अनुसार होगी। उसी तरह से कार्यकर्ता का स्वरूप, वह था कार्य का स्वरूप, और दूसरा है कार्यकर्ता का स्वरूप। क्योंकि कोई भी मनोवैज्ञानिक जो भी शोध होते हैं या मनोवैज्ञानिक जो भी अध्ययन होते हैं, उसमें मुख्य रूप से कार्यकर्ता होता है, मुख्य रूप से वह ह्यूमन बींग्स होता है, मुख्य रूप से वह कार्यकर्ता होता है जिस पर हम अध्ययन करते हैं। तो कार्यकर्ता का स्वरूप कैसा होगा, किस स्वरूप का कार्यकर्ता यदि होगा तो उसको अरोचकता की अनुभूति जल्द होगी, और किस स्वरूप का यदि कार्यकर्ता होगा, उसका नेचर कैसा होगा, तो उसको अरोचकता की अनुभूति देर से होगी या नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहला जो सबसे पहला पॉइंट है वह है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो कार्यकर्ता में अरोचकता उत्पन्न होगी या नहीं होगी, कार्यकर्ता में अरोचकता जल्द उत्पन्न होगी या देर से होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यकर्ता की बुद्धि लब्धि कितनी है, कार्यकर्ता कितना बुद्धिमान है। क्योंकि यदि कार्यकर्ता की बुद्धि लब्धि सामान्य लोगों से बहुत ज़्यादा है, तो वैसी स्थिति में यदि कोई सामान्य काम, यदि कोई सरल काम, यदि कोई रिपीटेटिव वर्क उस ज़्यादा बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को दे दिया जाए करने को, तो उस काम में उसको अरोचकता की अनुभूति जल्द होती है या ज़्यादा होती है। क्योंकि उसकी बुद्धि लब्धि, उसकी बुद्धि उस काम से बहुत ज़्यादा है,
और वो एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक सरल काम करने के लिए दे दिया जाता है, तो उस स्थिति में स्वाभाविक है कि उस सरल काम को करने में उसे अरोचकता की अनुभूति ज़्यादा होगी। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि सामान्य लोगों से बहुत कम हो, तो वैसे व्यक्ति को यदि कोई काम दिया जाता है, यदि वह सरल भी काम है, लेकिन वह व्यक्ति उस सरल काम को करने की भी बुद्धि लब्धि नहीं रखता है, उसके पास उतनी भी बुद्धि नहीं है, तो भी उसमें अरोचकता की अनुभूति होगी। तो दोनों ही स्थितियों में यदि काम का जो स्वरूप है वह जटिल है, कठिन है, और वैसी परिस्थिति में यदि बुद्धिमान कार्यकर्ता को जिसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है उसको लगाया जाता है, तो उसको अरोचकता की अनुभूति कम होती है या नहीं होती है। लेकिन एक साधारण से काम में एक बुद्धिमान व्यक्ति को लगा दिया जाए तो उसको अरोचकता की अनुभूति ज़्यादा होगी। और उसी सामान्य काम में यदि किसी मूढ़ को लगा दिया जाए, किसी कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को लगा दिया जाए, तो उसे भी अरोचकता होगी, क्योंकि वह उस काम को कर नहीं सकता है, उस काम को वह समझ नहीं पाता है, जिसके कारण कि अरोचकता की अनुभूति उसमें ज़्यादा होती है। तो ये एक बुद्धि ऐसा फैक्टर है जो कि व्यक्ति में अरोचकता या कार्यकर्ताओं में अरोचकता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होता है। उसी तरह से ध्यान संबंधी आदत, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके नेचर में ये शामिल होता है कि वे जब काम करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ, जिस ऑब्जेक्ट के साथ वे काम कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ वे अपने आप को बहुत ज़्यादा एकाग्रचित, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में यदि सामान्य काम है, यदि सरल काम है, और उस सरल काम में वह अपने बुद्धि को, अपने कंसंट्रेशन को ज़्यादा वहाँ पे लगाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में उनमें थकान होगा। ये आदत में शामिल है कि काम करते, किसी का स्पैन ऑफ अटेंशन ज़्यादा होता है, किसी का ध्यान का विस्तार ज़्यादा होता है, और उस ध्यान का विस्तार ज़्यादा होने का मतलब है कि एक समय में वह यदि कोई काम कर रहा है तो उसी समय में कोई दूसरे काम को भी वह कर सकता है, एक समय में एक से ज़्यादा काम भी वह कर सकता है। उसका स्पैन ऑफ अटेंशन इतना है कि यहाँ यदि वह लिख रहा है तो उस यदि गाना बज रहा है तो उसको भी वह बहुत ध्यान से सुन रहा है और लिखने में उससे कोई गलती नहीं हो रही है। साथ ही साथ कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने कोई और काम कर रहा है तो उस काम को भी वह देख रहा है कि वह कैसे कर रहा है, वह अपना काम भी कर रहा है, गाना भी सुन रहा है। यानी कि उसका ध्यान का जो अटेंशन है, उसके ध्यान का जो विस्तार है वह ज़्यादा है। उसके ये आदत में शामिल है कि वह ध्यान कितना लगाता है, कितनी वस्तुओं पर एक साथ लगाता है। यदि स्पैन ऑफ अटेंशन किसी का कम होता है तो उस व्यक्ति में अरोचकता की अनुभूति ज़्यादा होती है, लेकिन जिसका स्पैन ऑफ अटेंशन ज़्यादा होगा उसमें अरोचकता की अनुभूति कम होती है या देर से होती है। तो कार्यकर्ता के स्वरूप में ये तीसरा कारण है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व को दो वर्गों में लोगों ने बांटा है। एक को कहा है अंतर्मुखी और दूसरे को कहा है बहिर्मुखी। एक को कहा है इंट्रोवर्ट और दूसरे को कहा है एक्सट्रोवर्ट। तो कुछ लोग बहिर्मुखता और एकरसता के संबंध बनाने की चेष्टा की है। कुछ लोगों ने बहिर्मुखता और एकरसता इन दोनों में संबंध बनाने की चेष्टा की है और उन्होंने देखा है, हिल एक मनोवैज्ञानिक है, तो हिल ने देखा है, उनका एक सुझाव है कि बहिर्मुखी स्वरूप के या बहिर्मुखी स्वभाव के जो कार्यकर्ता हैं, बहिर्मुखी का मतलब आप समझ रहे हैं, बहिर्मुखी का मतलब होता है कि वह पर्सनालिटी, उस तरह का व्यक्तित्व जो
जो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने ज्ञान को वह दूसरों के सामने प्रदर्शित करने में अपने आप को किसी तरह का हिचकिचाहट महसूस नहीं करता हो। जो अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वे बहुत सारी बातों को अपने अंदर ही रखते हैं, उनको कहने में हिचकिचाहट होती है, वह कह नहीं पाते हैं। जिस बात को वह जानते भी हैं वह भी यदि उनसे पूछा जाए तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वह दूसरों को समझा नहीं पाते हैं। उनमें एक ऐसा व्यक्ति, एक कुंठा रहता है कि हो सकता है कि हम कुछ गलत कह जाएं। इसलिए उस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं उनको बहिर्मुखी स्वभाव का कहा जाता है। तो उनको अंतर्मुखी स्वभाव का कहा जाता है। तो ये जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी है, तो उसमें बहिर्मुखी स्वभाव के जो लोग होते हैं उनको हम एक रास्ता के साथ जोड़ के देखते हैं। और हिल ने कहा है कि जो बहिर्मुखी स्वरूप के कार्यकर्ता होते हैं साधारणतः अपने काम में विभिन्नता और एक रास्ता ज़्यादा अनुभव करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति जो कार्यकर्ता बहिर्मुखी स्वभाव का होता है वह अपने कार्यों में एक रास्ता ज़्यादा महसूस करता है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी जो है, उसका जो व्यक्तित्व है वह बहिर्मुखी है। वह किसी एक काम में अपने आप को लगाकर सिर्फ एक काम में ही वह अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाता है। वह चाहता है कि उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हों, बहुत सारे काम हों जिसको कि वह कर सके। उसी तरह से आइजेंक ने इसकी व्याख्या देते हुए बताया है कि ऐसे लोगों का सक्रियता स्तर, लेवल ऑफ ओरनल, निम्न होता है। उनका जो सक्रियता का स्तर होता है वह निम्न होता है। चूँकि पर्याप्त सक्रियता बनाए रखने के लिए बहिर्मुखी लोगों को औरों से ज़्यादा ज्ञानात्मक उत्तेजना की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब यह है कि बहिर्मुखी स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं उनको यदि कोई रिपीटेटिव कार्य या सरल कार्य या किसी कोई एक ही कार्य करने को दे दिया जाए तो उनमें एक रास्ता ज़्यादा होता है। बहिर्मुखी स्वभाव के लोगों के लिए यह आवश्यक है कि उनको कार्य यदि बदल के दिया जाए, उनके कार्य को एक कार्य के अलावे उनको और भी कार्य दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उनमें एक रास्ता की अनुभूति कम होती है। उसी तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट है कार्यकर्ता के स्वरूप में, जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है संवेगात्मक अस्थिरता और आयु। संवेगात्मक अस्थिरता और आयु, क्योंकि व्यक्ति जब इमोशनली यदि वह इम्बैलेंस्ड होता है, इमोशनली यदि वह व्यक्ति अस्थिर होता है, तो वैसी स्थिति में उसमें अरोचकता की अनुभूति ज़्यादा होता है। वैसी स्थिति में उसमें काम के समय बेचैनी, काम के समय उबसा महसूस करना, काम के समय जम्हाई लेना, काम के समय झपकी लेना, ये सब जो अरोचकता के निशानी हैं वैसे व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि जिनका संवेगात्मक स्थिति ही सही नहीं होता है वह व्यक्ति कभी भी अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखा सकता है, अपने काम के प्रति ज़्यादा सक्रिय नहीं रह सकता है। और जब व्यक्ति काम के प्रति सक्रिय नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में उसे अरोचकता की अनुभूति ज़्यादा होती है। उसी तरह से उम्र, एज भी एक फैक्टर है। एज भी एक ऐसा फैक्टर है जो कार्यकर्ता को या कार्यकर्ता में अरोचकता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए कुछ औरतों पर अध्ययन किया गया। वेट तथा वाइल्ड ने कुछ औरतों पर, कुछ महिला कार्यकर्ताओं पर अध्ययन किया जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर कर्मचारी तथा कम उम्र की थीं। तो उनमें देखा गया कि वैसी
स्त्रियां वैसी महिला कार्यकर्ता ज़्यादा अरोचकता के अनुभव करती हैं। ज़्यादा उम्र की औरतें ज़्यादा उम्र की महिलाओं से यदि उद्योग में काम कराया जाता है तो उनमें अरोचकता की कम होती है, लेकिन कम उम्र की लड़कियां या औरतें यदि काम में लगाई जाती हैं तो उनमें अरोचकता की स्थिति या अरोचकता जल्दी उत्पन्न होता है। इसका कारण है कि उनका जो मन होता है वह ज़्यादा उत्सृंखल होता है, वह ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, ज़्यादा चीज़ें सोचती हैं, ज़्यादा कुछ नई चीज़ें करने को उनमें ललक रहती हैं। इसलिए कोई एक ही काम को बार बार करने से उनमें अरोचकता की स्थिति होती है। उसी तरह से उम्र के साथ ही साथ उनकी जो संवेगात्मक स्थिति है, उनका जो इमोशनल स्टेटस है, वह भी अरोचकता को उत्पन्न करने में या अरोचकता को कम या ज़्यादा करने में सहायक सिद्ध होती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अरोचकता एक मनोवैज्ञानिक, एक औद्योगिक मनोविज्ञान के लिए इसके थकान की तरह ही यह भी एक ऐसी घटना है जो कि अभिशाप है औद्योगिक मनोविज्ञान के लिए, और इसको भी कम करने के उपाय लोग करते हैं। आज उद्योग धंधा में बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो थकान के साथ ही साथ उद्योग धंधा से अरोचकता को भी कैसे कम किया जाए, अरोचकता को कैसे दूर किया जाए, इस पे काफ़ी सारे अनुसंधान हो रहे हैं, और इन अनुसंधानों का प्रभाव भी आज उद्योग धंधा में देखने को मिलता है। थैंक यू। आज का ये थकान क्या एक रास्ता क्या है, एक रास्ता के कारण क्या है, इसके संबंध में मैंने आपको बताया। दूसरे क्लास में, दूसरे दिन, दूसरे व्याख्यान में, दूसरे लेक्चर में मैं आपको थकान को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं, एक रास्ता को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं, कैसे एक रास्ता को कम किया जा सकता है उद्योग धंधा में, इस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।